गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। आपने रीजन भी देना है। जैसे फर्स्ट मैं पढ़ता हूं। फर्स्ट, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए, मैंने आपको पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताया है। जैसे मान लो हमारे पास एक बिंदु है, ये बिंदु है कोई, तो आपको पता है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। तो आप इसको देखो, यहां पे बना के भी देख सकते हैं। बच्चा रियलाइज भी कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहां पे ये पहला जो पार्ट है वो असत्य है, और जो है इसका कारण आप ये दे देंगे कि इसमें बच्चा जो है ये आप जो है खुद करके देख सकता है कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। सेकंड पार्ट की बात करें हम। सेकंड पार्ट, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखिए, दो बिंदु हमारे पास हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है। ये जो यूक्लिड का एक्जिम है 5.1, अभिगृत है 5.1, उसको जो है ये असत्य घोषित करता है। ये सेंटेंस जो है ये असत्य है, और आप ये इसलिए असत्य है कि ये यूक्लिड के जो अभिगृत 5.1 है उसका ये विरोध करता है। ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास विरोध करता है यूक्लिड के अभिगृत 5.1 का। थर्ड क्या कहता है? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो आपने यदि ढंग से पीछे याद किया हो, ये यूक्लिड की जो अभिधारणा नंबर 2 है उसका समर्थन करता है ये सेंटेंस। ये वाक्य जो है यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 2 का समर्थन करता है। तो इसलिए थर्ड पार्ट सत्य है। और चौथा पार्ट क्या है? यदि दो वृत्त बराबर हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो दो वृत्त बराबर हैं तो हम दोनों वृत्त को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे। अध्यारोपित होता है सुपरपोजिशन, जो है करेंगे तो वो पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो उनको कहते हैं दो वृत्त बराबर हैं तो वो आपस में एक दूसरे के संपाती हैं। और यूक्लिड का जो अभिगृत है वो कहता है कि आपस में दो वस्तुएं संपाती हों तो वो बराबर होती हैं। तो इसलिए जो है संपाती जो वृत्त होंगे आपस में संपाती, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी सत्य है। और पांचवा पार्ट क्या है कि आकृति भी आपको दे रखी है। आकृति देख सकते हैं आप, ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो ये यूक्लिड का जो प्रथम अभिगृत है वही है ये कि कोई एक वस्तु अन्य दो वस्तुओं के बराबर हो तो वो अन्य दो वस्तुओं में आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये यूक्लिड का अभिगृत जो है एक नंबर का समर्थन करता है, सत्य है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। सेकंड क्वेश्चन तो मैं बोर्ड देता हूं, आप मैक्सिमम लिख लेना जो है आवाज सुन के मेरी। कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। कुछ पद नीचे दे रखे हैं, उनकी परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जो नीचे आपको कुछ पद दिए हुए हैं तो इनकी परिभाषा देने के लिए कुछ अन्य पद भी हमें परिभाषित करने पड़ेंगे। कौन कौन से पद? जैसे मान लो बिंदु है, बिंदु। सेकंड रेखा है, रेखा। तीसरा तल है, तल। चौथा जो वृत्त है, वृत्त। और ऐसे हम जो है इनकी परिभाषा देंगे कि जो इसके अंदर बार बार हमें यूज करेंगे। देखिए, पहला पार्ट में समानांतर रेखाएं हैं। दूसरा लंब रेखा है, लंब के लिए कोण की जरूरत पड़ेगी हमारे को, पांचवा कोण।
क्योंकि लंब का मीनिंग होता है कोण 90 डिग्री का हो, तो कोण को भी परिभाषित करना पड़ेगा हमने। रेखाखंड के लिए रेखा परिभाषित करनी पड़ेगी, वृत्त की त्रिज्या के लिए वृत्त परिभाषित करना पड़ेगा, और वर्ग के लिए क्या है कि आपको जो है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, चतुर्भुज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जो आपको पद दिए हुए हैं उनकी परिभाषा के लिए पहले इनको आपने जो है डिफाइन करना पड़ेगा, इनकी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी। देखिए बिंदु, रेखा और तल इनकी एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, इनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसी होती है देखने में। एक्चुअल में देखो बिंदु के बारे में मैंने बताया आपको कि बिंदु क्या है। यदि आप प्लेन पेपर पे कागज के ऊपर एक बिंदु ऐसे लगाते हैं तो ये बिंदु छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म होता है, काफी छोटा होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि बिंदु कोई भाग नहीं गिरता, बिंदु की कोई विमाएं नहीं होती। तो बिंदु के बारे में तो आपने ये लिखना है कि एक छोटा सा सूक्ष्म बिंदु है और इसकी कोई विमाएं नहीं होती, तो उसे बिंदु कहते हैं। रेखा में आपको ये करना है कि रेखा को दोनों साइड से अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा सीधी होती है, ये हमारी धारणा है कि रेखा इज ऑलवेज स्ट्रेट, सीधी होती है, और उसको दोनों साइड में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये आप रेखा के बारे में लिख सकते हैं। तल जैसे मान लो हमारे पास एक बिल्कुल जो है प्लेन दीवार है, चिकनी दीवार है। जैसे आप A4 वाला कागज मैंने दिखाया था आपको, A4 वाला जो कागज है वो एक प्लेन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो इस टाइप की जो प्लेन होती है, या एक बिल्कुल चिकना जो फर्श है नीचे सेम लेवल के अंदर, ऊपर खापड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो इस टाइप का जो है प्लेन बोलते हैं जो तल। वृत्त क्या है? अब वृत्त में क्या होता है, एक ही तल में, तो एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन में, एक ही तल में, मान लो ये ग्रीन बोर्ड है, एक तल है, इसमें एक फिक्स बिंदु लेते हैं, फिक्स पॉइंट होता है जो है नियत बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, मतलब ये बदलेगा नहीं। और इसी तल में एक सेम डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इस फिक्स बिंदु से बराबर दूरी पे बहुत सारे बिंदु होंगे, तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है, ये मैं जो लग रहा है ये बिंदुओं का समुच्चय है, ये बिंदु एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर है। ये फिक्स बिंदु भी और ये बाहर वाले बिंदु भी एक ही तल में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे ग्रीन बोर्ड पर तो ग्रीन बोर्ड पे होने चाहिए। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, जो नियत डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, दूरी है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। जो क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये जो है एक ही तल में बिंदुओं का समूह है, एक ही तल में बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु से समान दूरी पे हो, तो उस समुच्चय को या उन बिंदुओं के समूह को हम जो है वृत्त बोलते हैं। अब आगे आता है इसके बाद कोण में आपको पता है कि दो रे होती हैं, ऐसे। अब इसके अंदर जो है जो किरण बोलते हैं आप, किरण, एक बिंदु फिक्स होता है, तो इसके अंदर एक डिफाइन और कर लेना कोण से पहले। इसका तो मैं 7 नंबर डालता हूं कि इसको किरण को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा परिभाषा, क्योंकि इसमें देखो कोण के अंदर किरण का नाम आ गया। किरण क्या होती है? किरण में एक बिंदु तो फिक्स होता है, और दूसरा अनंत तक जाता है, तो इसको किरण बोलते हैं, AB। और आपको जो लिखना सिखाया था छोटी क्लास में, AB को किरण ऐसे लिखते थे आप, AB को किरण, और लाइन को आप ऐसे लिखते थे, ये लाइन AB है, तो AB को आप ऐसे लिखते थे, AB दोनों साइड में है, ये लाइन का लिखने का सिंबल है। तो कोण क्या होता है कि दो अलग अलग किरण हो, एक ये किरण है, ये किरण के बीच का ये कोण माना जाता है, इसको हम कोण कहते हैं। दो किरणों के जो बीच के अंदर जो रोटेशन होती है उसको हम कोण कहते हैं। और इसके बाद आता है चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं की बंद आकृति जो है वो हमारे पास चतुर्भुज कहलाती है। तो पहले इन चीजों के बारे में आप परिभाषित करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको कहता हूं कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं कि दो ऐसी रेखाएं, एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में काटती नहीं है। एक ही तल में दो रेखाएं जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, उनको हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। लंब क्या होता है? एक ही तल में दो रेखाएं
जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। एक ही तल में दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं तो उनको लंब रेखाएं कहते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड क्या, ये रेखा है, इस रेखा का एक टुकड़ा, एक भाग रेखाखंड होता है। और रेखाखंड की हम लंबाई माप सकते हैं। रेखा की हम लंबाई नहीं माप सकते, लेकिन रेखाखंड की हम लंबाई माप सकते हैं। और ये दोनों बिंदु जो है इससे आगे नहीं होता है, फिक्स होता, दोनों बिंदु के बीच में ये लंबाई होती है रेखाखंड की। तो रेखाखंड को आप ऐसे लिखते हैं ए बी। ए बी रेखाखंड है। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, जो वृत्त का केंद्र है और वृत्त के ऊपर कोई बिंदु ले लें। वृत्त का केंद्र और वृत्त के कोई बिंदु के बीच का डिस्टेंस जो है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का केंद्र और वृत्त पे कोई बिंदु लें, उनके बीच का जो दूरी है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या। वर्ग, वर्ग एक बंद आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ये दो अभिधारणाएं दे रखी हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। दूसरी क्या है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? बिल्कुल है। इसमें सबसे पहले देखो, पहले में बिंदु आया हुआ है, बिंदु के बाद रेखा आई हुई है। तो यही चीजें जो है इसमें है, बिंदु है, रेखा है, और जो चीज हमारे को जरूरत पड़ेगी इनमें से जो जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, वो सारे अपरिभाषित हैं। उनको हम परिभाषित कर सकते हैं, वो लिखनी है आपने। वो लिख के आप, जैसे यहां पे दो चीज तो मैंने बता दी, एक बिंदु है जो अपरिभाषित है, एक रेखा है वो भी अपरिभाषित है, ये इसमें लिखा हुआ है। रेखा और बिंदु, इसमें दोनों अभिधारणाओं में शब्द आए हुए हैं। अब मैं कहता हूं आगे, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? नहीं, ये दोनों अभिधारणाएं संगत हैं, कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं। और हमारे को क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनकी से मिलती जुलती हैं। यूक्लिड का जो अभिगृत है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय रेखा गुजर सकती है, उससे का कॉन्सेप्ट के ऊपर ये इस लगा हुआ है इसमें कॉन्सेप्ट। जैसे पहला क्या है, पहला का अर्थ ये है कि दो बिंदु हो हमारे पास, एक ए और एक बी, दो बिंदु हो, तो दो बिंदुओं से जो रेखा गुजरेगी ना, दो बिंदुओं से जो रेखा गुजरेगी, उस दो बिंदुओं के बीच में एक सी बिंदु है जो रेखा के ऊपर विद्यमान है। तो इसको जो है ये ऐसे लिखना है कि दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली अद्वितीय रेखा के ऊपर या बीच में जो है रेखा के ऊपर सी बिंदु स्थित है। और दूसरे में ये लिखना है कि दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदु है ए और बी, उनसे जो रेखा गुजरती है सी उसके ऊपर विद्यमान नहीं है, सी बिंदु उसके ऊपर विद्यमान नहीं है, ऐसे लिखना आपने। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। 4 पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 4th क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा। देखिए हमारे को इसमें क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखें कि ए और बी दो बिंदु है। ये मैं डायग्राम बनाता हूं, ए और बी दो बिंदु है, ए और बी के बिल्कुल बीच में एक सी बिंदु है, और सी बिंदु ऐसा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। दिया हमारे को ये है, दिया है कि रेखाखंड ए बी पर बिंदु सी जो है स्थित है, इस प्रकार स्थित है, बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, हमें क्या करके दिखाना है वो लिखता हूं मैं। सिद्ध करना है हमें, इसमें सिद्ध करना है कि ए सी जो है, ए सी
वो 1/2 AB होगा। और इसका फिर हल या प्रमाण कैसे करेंगे? तो आप देखो ये दे रखा है हमारे को AC बराबर है BC। देखो AC बराबर है BC दे रखे हैं। हम दोनों साइड में AC जोड़ देते हैं। दोनों तरफ AC जोड़ने पर दोनों साइड में AC जोड़ेंगे तो AC प्लस AC, और यहां आ जाएगा AC प्लस BC। तो AC प्लस AC 2AC होता है, आपको पता है। AC प्लस AC 2AC। अब डायग्राम में देखो AC प्लस BC AB के संपाती है, तो इसको हम AB के संपाती लिख दें। क्यों? कारण क्या है? ये यूक्लिड का अभिगृत है कि AC प्लस BC और AB संपाती है। और आपको यूक्लिड ये कहता है, यूक्लिड का जो अभिगृत है वो कहता है कि दो वस्तुएं संपाती हो तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो इसलिए इसके बराबर रख दिया आपने। और ये बराबर रख दिया तो 2 यहां गुणा में उस साइड में भाग में जाएगा, तो इसको 1/2 AB लिख सकते हैं। ऐसे ही करना था। तो यहां पे यूक्लिड का जो अभिगृत है ये हमने अप्लाई किया है, संपाती है, और ऐसे हमने किया है। अब उदाहरण नंबर 5 देखो आप, 5वां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। देखिए यहां AC और BC है तो C मध्य बिंदु होगा। क्या है? C मध्य बिंदु है इसका, यही प्रश्न है सेम। और AC बराबर BC, ठीक है। आगे क्या लिखता है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। अब हमने सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो कुछ क्वेश्चन हम क्या है कि कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कंट्राडिक्शन होता है विरोधाभास मेथड, विरोधाभास विधि। तो हम ये मान के चलते हैं कि C के अलावा एक अन्य बिंदु और है। मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये A है, ये B है, तो ये C तो मध्य बिंदु दे रखा है, आपको दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं D भी मध्य बिंदु है इसका। मान लो C के अलावा AB का मध्य बिंदु D है। हम ये मान लेते हैं कि AC के अलावा भी एक मध्य बिंदु है जिसको हम D कहते हैं। तो D मध्य बिंदु है तो क्या होगा भाई? AD इक्वल टू DB होगा। AD इक्वल टू DB लिख दो या BD लिख दो, एक ही बात है। DB और BD में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात है। तो D मध्य बिंदु मान लिया तो AD इक्वल टू BD, परंतु AC बराबर है BC आपको दे रखा है। AC बराबर है BC, ये दे रखा है। ये 1 नंबर इक्वेशन है, 2 नंबर इक्वेशन है। तो 2 में से 1 को हटा दिया मैंने। 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो AC माइनस AD और BC माइनस BD ये है। तो AC माइनस AD करेंगे, देखो डायग्राम में देखो AC माइनस AD तो DC आएगा। BC माइनस BD करोगे तो माइनस DC आएगा। आप देखो डायग्राम से देखो BC छोटी है, देखो BC और BD बड़ी है, तो इसमें घटाओगे तो माइनस DC आ जाएगा। DC को इस साइड में ले आओ तो DC प्लस DC इक्वल टू 0, अरे 2DC इक्वल टू 0। तो यहां से 2 को 0 लेके जाओगे तो DC 0/2 0 आ जाएगा। तो DC 0 आ गया तो क्या अर्थ हुआ कि D बिंदु जो है C के ऊपर चला गया। D और C बिंदु श्रेणी है। D और C एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। तो हम क्या कह देंगे कि हमने दूसरा माना था कि D एक अन्य मध्य बिंदु है, बाद में सिद्ध हो गया C और D तो एक ही है, 0 आ गया। तो 0 आने का अर्थ क्या है कि C भी जो है D बिंदु भी C है, D बिंदु भी C है, एक ही बिंदु है, संपाती हो गई तो ये बराबर हो गए, एक ही बात है। तो एक ही बात है तो एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या है कि हमने 2 माना और दोनों को फिर क्या सिद्ध कर दिया, एक ही है। और एक ही है तो जो है किसी भी रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है।
अब मैं एक बार सिक्स्थ करता हूं। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है, ये मेरे पास एक डायग्राम है, यदि आप डायग्राम देखें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हमें, दिया है कि AC बराबर है BD, AC बराबर है BD, ये दे रहे थे। और सिद्ध करना है जो हमें करके दिखाना है। ये है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये सिद्ध करना है। तो अब इसका हल या प्रमाण में आप क्या लिखोगे, आप हल में पहले दिया लिख देंगे आप, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये इक्वल है, दिया हुआ तो लिख दिया मैंने। अब आप इसमें BC माइनस कर देते हैं, दोनों साइड में BC माइनस करने पर, दोनों तरफ BC घटाने पर, तो यूक्लिड ये कहता है कि बराबर में से बराबर घटाए जाए तो शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये अभिगृत है यूक्लिड का। तो BC बराबर BC घटाएंगे इसमें दोनों सब, तो BC और BD माइनस BC, ये दोनों बराबर है और BC BC के बराबर है। तो बराबर में से बराबर घटाए जाए तो शेषफल क्या होता है, बराबर। ये यूक्लिड का अभिगृत है। और AC में से BC माइनस करें, देखो डायग्राम में AC में से BC माइनस करें, AB आएगा, AB। और यहां BD में से और BC माइनस करेंगे तो CD आएगा, CD। तो डायग्राम में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आपको कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है कि इसमें से माइनस करके क्या बचेगा, ये आप करेंगे। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पे आता हूं, सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आप क्या है, यहां पे यूक्लिड के लिख सकते हैं आप कि बराबर में से बराबर घटाए तो शेषफल क्या आता है, बराबर आता है। तो ये सेवंथ देखिए आप सातवां, यूक्लिड के अभिगृतों की सूची में दिया हुआ अभिगृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो 5 जो है, एक बार हम पढ़ें कि अभिगृत 5 क्या है। 5 ये पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जो है, ये हर व्यक्ति इस बात से सहमत है कि पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ऑब्वियसली है, विदाउट प्रूफ है, इसको हमने जो है प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ ये है कि ये किसी धारणा से संबंधित नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसलिए जो है इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इसमें सिंपल एक लाइन लिखनी है कि जो यूक्लिड का अभिगृत 5 है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरे ब्रह्मांड में ये सत्य है और सर्व सत्य है, इसलिए इसको जो है सर्वव्यापी सत्य माना जाता है यूक्लिड का अभिगृत का, ये ऐसे लिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।